नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपका fincore.com में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए तो पहले वो बता देता हूं। इसमें आपके म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों है, किसके लिए है। इससे जुड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एसेट नेट एसेट क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, और इसके कुछ प्रकार जैसे कि ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं, क्लोज्ड एंडेड फंड क्या होते हैं, ईटीएफ क्या होते हैं एंड इंटरवल स्कीम्स क्या होती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में जानेंगे। बाकी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला, म्यूचुअल फंड क्यों है और किसके लिए है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या उन लोगों के लिए जिनको लगता है उनके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। वो म्यूचुअल फंड के जरिए इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गोल्ड खरीदना है, 1 तोला भी, अगर 10 ग्राम भी खरीदना है तो वो 70-75 हज़ार के आसपास आएगा। लेकिन थ्रू म्यूचुअल फंड यू कैन इन्वेस्ट बाय रुपीज ओनली 500 to 1000, 2000, और अगर लमसम में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 50,000 तक भी कर सकते हैं, 1 लाख का भी कर सकते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है। रियल एस्टेट आप नहीं ले पा रहे हैं, लाखों की ज़मीन या फिर लाखों का कोई आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं रियल एस्टेट में, बट आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपये है, दैट यू कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। REITs स्पेशल म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो। तो ये तो हो गया किसके लिए है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका एक और ऑर्गेनाइजेशन है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड है वो इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, एंड इट ऑल्सो रिकमेंड्स दैट what are the best practices that mutual funds houses should follow। तो ये दो इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं जो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। इसके म्यूचुअल फंड को सेटअप करने वाला होता है स्पॉन्सर, जिसको हम प्रोमोटर भी बोलते हैं। इसके बाद एक ट्रस्टीज होते हैं म्यूचुअल फंड के। ये ट्रस्टीज का काम होता है कि इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखना, कि जो म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टिंग हो रही है दैट शुड बी इन line with the guidelines and should be good for investors। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस फॉलो हो रही है वो सही ना हो, तो ये ट्रस्टीज का काम होता है। देन AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। जैसा कि अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं हमारे पास, SDFC की अलग है, ICICI अलग है गया, इस तरीके से अलग अदर आदित्य बिरला, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं विद द अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज एंड स्पॉन्सर एंड थ्रू द अप्रूवल ऑफ सेबी। तो AMC का काम क्या है? सारी इस प्रोडक्ट तैयार करना, उसकी एडवर्टाइजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, जो भी ट्रांजेक्शन है, फंड इकट्ठा करना, ये सब किसका काम होता है? AMC का काम होता है। और उसको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना एज पर स्कीम ऑब्जेक्टिव। फंड की सारी इंफॉर्मेशन आपको KIM में मिलेगी, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें सभी डिटेल्स रहती हैं जो मैंने बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन, NAV, इनिशियल यूनिट्स कितनी रहेंगी, कितने रुपए की यूनिट होगी, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें KIM में होता है। रिस्क क्या रहेगा, लो रहेगा, मॉडरेट रहेगा, हाई रहेगा, वेरी हाई रहेगा, वो सब इसमें रहता है। बात करें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फंड आपके लिए ला रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अलाइन कर सके कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्ट करने का और म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं SDFC टॉप 100 का ये म्यूचुअल फंड का एक KIM है, जो मैंने उसमें से ये स्नैपशॉट लिया है। इसका आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन लार्ज कैप कंपनीज। मतलब ये फंड जो आपको ग्रोथ देने वाला है, लॉन्ग टर्म में देने वाला है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? लार्ज कैप कंपनीज में। ठीक है,
तो अगर इन्वेस्टर का जो गोल है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन चाहिए इनकम का, तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जरूर देखना है हमारे को। इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे, एक लाइन नीचे लिखिए, देयर इज नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी फुलफिल्ड और अचीव्ड। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, मार्केट कोई नहीं कह सकता कि आज नीचे है कल ऊपर है परसों कहाँ होगा, कोई नहीं कह सकता। दिस इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट म्यूचुअल फंड डिसाइड और डिफाइन दैट हाँ लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ देगा। बाकी आप ये रिस्कोमीटर देख लीजिए, यह आपको दिखेगा हर KIM में, तो इसका भी दिखाया गया है वेरी हाई रिस्क में है। तो लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क से लेकर मॉडरेट रिस्क, वेरी हाई रिस्क, आपको ये रिस्कोमीटर दिखेगा। इसमें आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है। फिर इसमें एक टर्म आता है यूनिट्स। तो आप जो भी अमाउंट खरीदेंगे उसको आपको उसके बदले आपको यूनिट दी जाएंगे। जैसा शेयर क्या होता है, 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर आपने जितने भी रुपए के लिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड का जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसको यूनिट में डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए का अगर टोटल म्यूचुअल फंड है लॉन्च किया गया है और उसकी 10 रुपए की यूनिट है, तो कितनी यूनिट हो जाएंगी, 10,000 यूनिट हो जाएंगी। अब आपने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 100 यूनिट मिल जाएंगी 10 रुपए की। तो ये होती है यूनिट। यूनिट डेसिमल में भी हो सकती है, क्योंकि आप इन्वेस्ट अगर आप तो इन्वेस्ट जरूरी नहीं है 10,000 ही करें। अगर मान लिया आपने 10,000 100 रुपए कर दिए तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट्स डेसिमल में भी हो सकती हैं। अब बात करें नेट एसेट की। क्या होता है नेट एसेट, क्योंकि इसी पे डिपेंड करती है नेट एसेट वैल्यू भी। तो नेट एसेट क्या होता है, जो भी स्कीम में फंड इकट्ठा हुआ है उसका वैल्यू, पोर्टफोलियो का फंड का वैल्यू, प्लस जो भी कैश एंड कैश रिसीवेबल होंगे वो, उसमें से ये टोटल एसेट होता है, टोटल एसेट। ओके, टोटल पोर्टफोलियो प्लस आपका कैश एंड कैश रिसीवेबल्स, ये हो गया टोटल एसेट। नाउ कंपनीज और म्यूचुअल फंड विल डिडक्ट फीस एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजिंग द फंड। जो भी फंड को मैनेज करने में जो भी फीस एंड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, चार्जेस जो पे किए हैं कंसल्टेंट को, रेगुलेटरी एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो फंड होता है उसको बोलते हैं नेट एसेट। तो नेट एसेट कब बढ़ेगा, जब भी कोई इन्वेस्टर एडिशनल यूनिट लेगा या फंड डालेगा इसमें, ओके, और कोई निकालेगा तो एसेट गिर जाएगा, नेट एसेट। और कब बढ़ेगा, जब जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है, जहां पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली नेट एसेट भी बढ़ेगा। अगर पोर्टफोलियो का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो नेट एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। या फिर जिस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसने डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड देगा तो फिर बढ़ेगा वैल्यू, तो नेट एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेट एसेट घटता और बढ़ता है। जब बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड में इंटरेस्ट मिल गया तो भी नेट एसेट बढ़ जाएगा। सो नेट एसेट फिक्स नहीं होता है, फ्लोटिंग रहता है, घटता और बढ़ता रहता है। अब आते हैं नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट तो हमने बोला टोटल एसेट जो भी वैल्यू था उसमें से हमने एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स डिडक्ट किया, नेट एसेट बन गया। अब नेट एसेट वैल्यू विल बी फॉर द यूनिट्स यू हैव परचेज्ड। तो नेट एसेट को when we divide net asset by number of outstanding units then we got the net asset value। आपने देखा होगा नेट एसेट वैल्यू 10 रुपए, किसी का 100 रुपए भी होता है, 50 रुपए भी होता है। तो डेट डिपेंड ऑन टोटल एसेट वैल्यू, नेट एसेट डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। मान लीजिए किसी का जो नेट एसेट है वो 1 लाख रुपए है और यूनिट है 10,000, तो उसकी नेट एसेट वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। मान लिया पोर्टफोलियो जो है 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो गया, तो अब 1,20,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 रुपए एनएवी हो गई। तो जैसे जैसे मतलब आपका एनएवी बढ़ रहा है, मतलब उसका टोटल एसेट वैल्यू बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। जितना एनएवी बढ़ेगा, एनएवी घटेगा तो मतलब टोटल एसेट, नेट एसेट घट गया है, तो ये नुकसान हो जाएगा। अब बात करें इनके फीचर्स की, तो ये म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड भी होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम, देन क्लोज एंडेड स्कीम्स, इंटरवल स्कीम्स एंड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, म्यूचुअल फंड का एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च हुआ फर्स्ट टाइम,
एंड उसके बाद वो ओपन एंडेड है, आप उसको कभी भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी रिडीम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओपन एंडेड स्कीम। वहीं क्लोज एंडेड स्कीम होती हैं जो एनएफओ जब आता है तो कुछ पीरियड के लिए आएगा, मान लिया 10 डेज और 15 डेज के लिए आया, उस पीरियड में ही आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होगा, अब आपको रिडीम करना है, कोई और भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, अब थ्रू स्टॉक के थ्रू ही इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। तो जब भी आप रिडीम करेंगे म्यूचुअल फंड आपको रिडीम कर देगा, बट वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं होगा, म्यूचुअल फंड से नहीं होगा, डेट विल बी ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। देन कमिंग टू इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, ये मिक्स हो गया ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का। ये आते हैं क्लोज एंडेड के लिए, थोड़े समय के लिए आएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद दोबारा ओपन हो जाएंगे फॉर 10-15 डेज, तब आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। और जिस पीरियड में क्लोज रहेंगे फिर आपको एज पर क्लोज एंडेड स्कीम रिडेम्पशन करना पड़ेगा। सो क्लोज एंडेड फंड की तरह इनको भी स्टॉक में लिस्ट होना पड़ेगा, बिकॉज रिडीम अगर करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही इसको रिडीम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये इंडेक्स फंड होते हैं, मतलब कि ये म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स से लिंक होते हैं, या गोल्ड, जैसे गोल्ड ETF भी आते हैं, गोल्ड से लिंक है, तो ये उस इंडेक्स से लिंक होते हैं। जैसे ही अगर इंडेक्स मान लिया निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी से लिंक है, तो निफ्टी बढ़ेगा तो ETF भी बढ़ेगा, निफ्टी घटेगा तो दिस ETF विल ऑल्सो डिक्रीज। गोल्ड बढ़ेगा तो ETF विल इंक्रीज, गोल्ड घटेगा तो गोल्ड का प्राइस दिस विल डिक्रीज, इसका NAV भी डिक्रीज होगा। तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं दैट दीज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे इनको ट्रेड किया जा सकता है। तो ETF के लिए आप डेली कभी भी आप इसको, ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड की तरह रिडेम्पशन, या आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इसको। सो ये थे म्यूचुअल फंड के कुछ कंसेप्ट्स। आगे आने वाले जो एपिसोड है उसमें मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, और उससे आगे आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आपको इतनी जानकारी हो जाएगी किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, कब करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या एकेडमिशियन हैं तो भी आप अपनी जानकारी के लिए इन वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।